हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो नेरा पाठशाला एजुकेशन। तो पहले मेरे वो सारे व्यूवर्स जो मेरी वीडियोस को देखते हैं उनको थैंक यू। क्योंकि कंटिन्यूसली जो है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं और जो मेरा एक टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, आई होप कि वो जल्दी से जल्दी अचीव हो जाएगा और आप लोगों की वजह से। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें भी हम जो है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो है ये, और इसमें हम जो चैप्टर 14 था आपका, दैट इज़ आर एनवायरनमेंट, उसके जो बीच के इन बिटवीन के जो क्वेश्चन आंसर्स थे आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो, और इसमें हम उसके आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स, कि इसमें से ऐसे कौन कौन सा ग्रुप है जिसमें से बायोडिग्रेडेबल है। तो देखिए, आपको देखना है, जैसे कि अगर हम ग्रास की बात करें तो घास है वो आपको पता है ख़त्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लावर की बात करें वो भी, लेदर भी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ग्रास, वुड एंड प्लास्टिक। प्लास्टिक जैसे आपको पता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो कुछ भी नहीं देखना है। देखिए साफ पता चल रहा है कि जो बी ऑप्शन है वो क्या है आपका, मतलब दैट इज़ नॉट कम अंडर जो है बायोडिग्रेडेबल आइटम, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास है ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, किसी को अगर मेरी स्पीड बढ़ाने की तेज़ लगे तो यह इस तरह से जो है 3 डॉट्स रहते हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन रहता है, आप उसको कम कर सकते हो, बाकायदा वीडियो को देख सकते हो कम स्पीड पे, ठीक है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, इनमें से फूड चेन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात है, अगर ग्रास देखें, ग्रास को ठीक है, तो ग्रास के बाद क्या, वीट है और मैंगो है, ये फूड चेन नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, गोट, और गोट को कौन खा रहा है, ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ग्रास है, ग्रास को मतलब गाय खाने वाली, सॉरी गोट है, तो गोट कभी भी नहीं आती है। इनिशियल स्टेज में हम कह लें या फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में हमेशा जो है जितने भी हैं वो प्रोड्यूसर्स आते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो है वो ग्रास हो सकते हैं या कह लीजिए ट्रीज हो सकते हैं। तो ये नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो चुका है, ठीक है। ये भी नहीं आ सकते क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर किस लेवल पे आ रहा है, आप देख रहे हो 3rd लेवल पे। ये वाला पॉसिबल है, देख लेते पहले तो क्या है, ग्रास, लेकिन कभी भी आई डोंट थिंक सो कि फिश को, मतलब फिश जो है ग्रास खाती होंगी, तो इस तरह से ये भी क्या ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा रह गया आपके पास, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है प्रैक्टिसेस, इसमें से कौन सा जो है एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस है। तो सबसे पहला है कैरिंग द क्लोथ बैग टू पुट द परचेज वाइल शॉपिंग, कि जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्लास्टिक की जगह पे अगर आप जो है क्लोथ का बैग लेके चलोगे तो क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा। दूसरा देखिए स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस, कि मान लीजिए आप क्या है घर से बाहर जा रहे हो, यू आर गोइंग आउट ऑफ योर होम, और वहाँ से अगर आपको दिखे कोई भी लाइट है या फैन है यूजलेसली अगर वो जल रही है तो उसे क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया कि ये भी क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। नेक्स्ट देखिए वॉकिंग टू द स्कूल इंस्टेड ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। देखिए स्कूटर जो है आपको पता है वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं पेट्रोल जो है चलेगा, पेट्रोल से चलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, मतलब आप कह सकते हैं एनवायरनमेंट को क्या है इफेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉल्यूशन होगा, तो इसलिए क्या है ये भी क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाएगा अगर आप बाय वॉक चाहते हो, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिएगा डिस्टेंस थोड़ा सा नज़दीक होना चाहिए, नहीं तो यू विल बिकम लेट फॉर स्कूल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर हम देखें तो ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हैं, सही लिख रहे हैं, तो इसका वाला ऑल द अबव इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप इस पेज के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, या question number 3, that is question number 4. फाइन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिकल लेवल। देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे पास क्या है, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल होता है, जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल होगा आपके पास, फिर सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल होगा, फिर थर्ड ट्रॉपिकल लेवल होगा, है ना। तो जो फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल है सारे प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर इसमें सेकेंड में आपके पास प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, फिर इसके बाद इस तरह से सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ गए हैं, फिर इसके बाद टर्सरी आ गया है ना। तो इस तरह से क्या है, डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स हैं आपके पास। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसके आंसर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पूछा गया है व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स एट वन ट्रॉपिकल लेवल। मान लीजिए मैं आपको वैसे ही समझा देती हूँ, ये ट्री है, ये फर्स्ट आपको पता है ये प्रोड्यूसर है और ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल में आने वाला, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट है, या फिर ये ग्रास को मान लीजिए, इसे ग्रास मान लीजिए, और ये से इंसेक्ट खाएगा। इंसेक्ट को मान लीजिए कोई क्या खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को मान लीजिए कौन खाता है, स्नेक खाता है। तो इस तरह से अगर ये सारा का सारा जो प्रोड्यूसर है अगर वही
वही ख़त्म कर दिया जाए, ये ट्रॉपिकल लेवल पूरा ख़त्म कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि जो आगे के जितने भी जो आप कह सकते हो जो लेवल है, क्या वो एग्जिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब अगर कहीं से भी एक भी लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या कह लीजिए हट जाता है पूरा का पूरा, तो ये हो जाएगा आगे के लेवल नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। यस, अब आगे देख लेते हैं हम इसके आगे का। तो यही आपके पास है कि कोई भी एक भी ट्रॉपिकल लेवल अगर हट जाता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, इम्बैलेंस आ जाएगा इकोलॉजी में। तो आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लॉस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ एनी ट्रॉपिकल लेवल विल इम्पैक्ट द अदर ट्रॉपिकल लेवल इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एंड इट विल लीड टू एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। कि इकोसिस्टम में क्या कर देगा, ये इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इसका आंसर पे देखेंगे हम लोग। या यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, what happened? Micro is not running. Yes, I think इस पोर्शन में ठीक है। सो will the impact of the removal of all the organisms in a tropical level be different for the different tropical level? Can the organisms of any tropical level be removed without causing any damage to ecosystem? ये पूछा गया है कि क्या हम अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल के लिए, जैसे मान लो ना हमने पहले में फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल रिड्यूस किया है या फिर हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, और अगर हम अगले में हम क्या करें, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल को हटाएं, तो क्या अलग अलग इम्पैक्ट करेगा क्या वो उस पर? ये पूछा गया आपसे। अब पूछा गया है कि कैन द ऑर्गेनिज्म बी एनी ट्रॉपिकल लेवल बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज ऑफ टू इकोसिस्टम? कि इकोसिस्टम को विदाउट डैमेज करे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी भी ट्रॉपिकल लेवल को हटाया जा सकता है? सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए आंसर क्या है इसका। यस, तो जो है आपका आ जाएगा ट्रू। द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ ट्रॉपिकल लेवल वेरीज फ्रॉम डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल। देखिए हाँ, ये बताया हुआ है कि अगर हम अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल हटाते हैं तो अलग अलग जो है ऑर्गेनिजम्स को, या फिर आप कह सकते हो रिमूव करते हैं तो ट्रॉपिकल लेवल पे, तो वो वेरीज करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बोला हुआ है कि रिमूविंग ऑल द प्रोड्यूसर वुड पुट ऑल द कंज्यूमर पोल्यूशन एट रिस्क। कि मान लीजिए ना आपके पास ये प्रोड्यूसर है, ठीक है, अगर इस प्रोड्यूसर को हटा देते हैं तो अल्टीमेटली जितने भी उसके प्राइमरी कंज्यूमर है उसको रिस्क में डाल देगा, क्योंकि वो मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रोड्यूसर मतलब जो घास वगैरह वो खाते थे वो उनको नहीं मिलने वाला है। हाउएवर रिमूविंग ऑल द प्राइमरी कंज्यूमर पॉजिटिवली इम्पैक्ट द प्रोड्यूसर पॉपुलेशन एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट द सेकेंडरी कंज्यूमर ऑफ द पॉपुलेशन। या ये लाइन अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं समझाती हूँ कि मान लीजिए आपके पास क्या है, घास है, ठीक है, और यहाँ ऊपर है इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या कर रहे थे, मान लीजिए इंसेक्ट क्या कर रहे थे, इस घास को खा रहे थे। लेकिन अगर हुआ क्या कि मान लीजिए इंसेक्ट हट गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, किस पे, घास पे, क्योंकि घास को अगर कोई खाने वाला नहीं रहेगा तो उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके बाद का जो इंसेक्ट को जो खाने वाले कौन थे, फ्रॉग्स थे, उसको क्या है, उन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से तो आप देख सकते हो कि क्या कर रहा है, लेवल पे डिफरेंस जो है डाल रहा है। एंड रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ ट्रॉपिकल लेवल क्रिएट एन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम। मतलब कहीं ना कहीं ये भी क्या करेगा, इकोसिस्टम पे क्या करेगा, इम्बैलेंस क्रिएट करना शुरू करेगा। हैंस द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ट्रॉपिकल लेवल कैन नॉट बी रिमूव्ड एज इट विल बी डैमेज टू द इकोसिस्टम। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि विदाउट इकोसिस्टम को हार्म करे हम कोई भी ट्रॉपिकल लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आया होगा। सो लेट्स सी एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। यस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास है, what is biological magnification and will the level of this magnification be different at different level of ecosystem। पूछा गया है कि एक जो है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, और बोला है कि विल द मैग्निफिकेशन डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इकोसिस्टम, कि अलग अलग लेवल पे जो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है क्या अलग अलग होता है। मैं आपको पहले वैसे ही ओरली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए आपको मैं बता दूँ, मान लीजिए क्या है आपके पास, आपने क्या किया, ये पेस्ट जो डिफरेंट जो है क्या होंगे, ट्रॉपिकल लेवल होंगे। ओके, देख लीजिए, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ टॉक्सिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस सच एज पेस्टिसाइड्स इन द सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल ऑफ अ फूड चेन। मतलब देखिए, जैसे कि आप देखते हो ना, किसान क्या करते हैं, आप देखते हो वो पेस्टिसाइड्स डालते हैं अपने, कहीं कीटनाशक वगैरह यूज़ करते हैं ताकि जो भी फसलों में कीड़े वगैरह जो लगे तो वो क्या है, मर जाएं और फसल एक अच्छी सी हो पाए। लेकिन होता क्या है, ये धीरे धीरे सॉइल में मिलेगा, और आपको पता है सॉइल क्या करे, रूट के थ्रू मतलब रूट के थ्रू प्लांट्स क्या करेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, और उसके बाद आप देखोगे फ्रूट के लेवल पे पहुंचेगा। फ्रूट को कहीं ना कहीं हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक लेवल से दूसरे लेवल पे क्या होने वाला है, कहीं ना कहीं ट्रांसफर
ट्रांसफर होने वाला है। सो यहाँ पे देखिए इट रिजल्ट टू एक्यूमुलेशन ऑफ दीज टॉक्सिक इन द टॉप मोस्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे टॉक्सिक मतलब हार्मफुल होता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल आप देखोगे जो केमिकल है वो कौन से टॉप लेवल पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए ना हर एक लेवल पे पहुँचते पहुँचते इसका जो आप कह सकते हो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट लेवल को जो कंज्यूम करेगा वो उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुँचेगा, फिर इस नेक्स्ट लेवल को जो भी कंज्यूम करेगा वो उसमें, तो लास्ट में जो हाईएस्ट आप बोल सकते हो जो टॉप लेवल पे मतलब ट्रॉपिकल लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म अवेलेबल रहेगा, इट कैन बी ह्यूमन और एनिमल, कोई भी कंसिडर करिए, तो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा किस्म उसी में ही तो टॉक्सिक सब्सटेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके पास है, ठीक है। सो आगे देखिए 10 द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डिफरेंट एंड डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल, मतलब कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्या होने वाला है टॉक्सिक लेवल मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ता रहता है, जैसे फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, वैसे वैसे टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और टॉप पे आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। या दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। कहता है कि मतलब क्या क्या परेशानियां हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के द्वारा कौन कौन सी परेशानियां दिक्कत जो है होती है, दैट वी जनरेट, जो कि हम जनरेट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला बात क्या है, दे परसिस्ट इन द एनवायरमेंट एंड कॉज पोल्यूशन, कि वो क्या करेंगे एनवायरमेंट में रहेंगे और एनवायरमेंट को क्या करेंगे पोल्यूट करेंगे। नेक्स्ट देखिए दे कैन हार्म एंड इवन किल ऑर्गेनिजम्स इफ कंज्यूम्ड। बोलता है कि कम से मतलब ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो एनवायरमेंट में है और अगर वो उसको कंज्यूम कर लेता है, खा लेता है, तो अल्टीमेटली उसको भी क्या कर सकती है, हार्म कर सकती है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। जनरली यू आर लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स, या फिर आपको सुनने में आता है कि किसी गाय ने क्या किया, प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया, उसके बाद क्या है वो उसके स्टमक में क्या है चोक्ड हो जाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो जानवरों के साथ ही ज़्यादा देखने को आप मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए दे एंटर द फूड चेन एंड कॉज जो है बायोमैग्निफिकेशन। तो अभी हमने जैसे बायोमैग्निफिकेशन पढ़ा कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे पहुंच जाता है, तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या होने वाला है, बायोमैग्निफिकेशन भी हो जाएगा। किससे, जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कि कभी भी डिकम्पोज नहीं होने वाले हैं, खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दैट इज इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल विल दिस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। कि मान लीजिए हम क्या कहते हैं, अभी तक बात हो रही थी कि जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किसकी वजह से पड़ता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से, मतलब जो क्या होने वाला है, डिकम्पोज नहीं होने वाला है। पर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता है कि हम सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाएगा, ऐसा अगर हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं तो क्या ये एनवायरमेंट पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये पूछा गया है, ठीक है। सो लेट्स सी, देखिए इवन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इफ जनरेट इज इन लार्ज क्वांटिटी कैन इम्पैक्ट द एनवायरमेंट। कि अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है अगर उसको भी प्रोड्यूस करते हैं एंड इफ वी आर प्रोड्यूसिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं, देन क्या होने वाला है, देखिए ये भी एनवायरमेंट को क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा। अभी देख लेते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखिए कहता है बायोडिग्रेडेशन ऑफ सब्सटेंस इज अ स्लो प्रोसेस एंड दस रिक्वायर टाइम टू क्लीन अप द वेस्ट एंड हैंस we must limit the amount of the waste that we generate and encourage the recycling and reuse। मतलब क्या बताया है कि देखिए जो बायोडिग्रेडेबल है, मानते हैं ये जो है कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो जाता है सॉइल में, आप कह सकते हो, लेकिन इसको टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो जब इसे बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लगेगा तो ये क्या है, आप कह सकते हो, इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको रीयूज़ कर ले या रिसाइकल हियर कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लास्ट वन, दैट इज व्हाई इज द डैमेज, यस, वाई इज द डैमेज टू ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न। कि जो आप देख रहे हो कि जो ओजोन लेयर है डे बाय डे क्या हो रही है, डिप्लीटेड होती जा रही है ना, खराब होती जा रही है। सो पूछा गया है व्हाट स्टेप आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। कि इस डैमेज को मतलब जो ओजोन लेयर जो डिप्लीट होती जा रही है उसको मतलब कह सकते हो रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं,
करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला हुआ है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर कहीं ना कहीं क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे एटमॉस्फेयर को, कहाँ से, किससे, फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, फ्रॉम द सन, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओजोन डिप्लीशन हैज क्रिएटेड ओजोन होल थ्रू विच अल्ट्रावायलेट रेज कैन ईजिली पास थ्रू एंड जो है रीच द अर्थ एटमॉस्फेयर। कि अगर मान लीजिए क्या हो रहा है कि ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए ये क्या है आपके पास, लेट्स सी, या ये हमारी अर्थ है, और अर्थ पे जो आप देखते हो अर्थ पूरी पूरी किस है, एक प्रोटेक्टिव लेयर से बनी हुई है, दैट इज ओजोन। और मान लीजिए ओजोन लेयर क्या है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो अर्थ जो आप देखोगे सनरेज क्या है, कहीं ना कहीं एंटर कर जाएंगी अर्थ के अंदर, ठीक है, ये जैसे एक लेयर है और उसमें एंटर कर जाएगी, एंड कहते हैं ओजोन डिप्लीशन हैज क्रिएट ओजोन होल। और इसमें क्या है, ओजोन की डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है, होल हो रहा है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आ रही है, ठीक है। यस, आगे देखें, या द इंक्रीज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैज इंक्रीज द थ्रेट्स ऑफ स्किन कैंसर। कि जैसे जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या है हमारी अर्थ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगी, उससे हमें क्या होने वाला है, स्किन कैंसर होने वाला है। एंड सिंथेटिक केमिकल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। और कहा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक सिंथेटिकल केमिकल है, सिंथेटिक केमिकल है, जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वर यूज्ड एज रिफ्रिजरेंट ड्यूरिंग 1980s एंड इन फायर extinguisher in an attempt to protect ozone layer in 1987 under the United Nations Environment Program CFC production and use were banned globally। कि बताया क्या है कि सबसे ज़्यादा जो आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही थी, आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही थी जस्ट ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेसिकली किसकी वजह से हो रहा था, जो कि रेफ्रिजरेटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, या आप कह सकते हो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो रहे थे उसकी वजह से। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे इन ईयर ऑफ 1987 में क्या हुआ, जो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो था उसने क्या किया, इसको बैन कर दिया कि इसको क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन की प्रोडक्शन को, ठीक है, ग्लोबली करा है, मतलब कि पूरी पूरी दुनिया में, ठीक है, ताकि क्या हो कि ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। तो आप लोग भी, आप लोगों का देखो ये चैप्टर रखने का मोटिव ये होता है कि आप चीज़ें सीखो, साथ साथ उसको अपने बिहेवियर में भी लेके आओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। गाइस प्लीज़ 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 हेल्प मी टू अचीव माय 1000 सब्सक्राइबर। जितना जल्दी अचीव हो जाएगा तो हो सकता है मैं आपको फिर फ्री ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करूँ, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको मेरा एक अलग ही तरीका पढ़ाने का मिल जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।